So today is 21 05 2021 and I am going to state a theorem. A bounded function f having a finite number of points, finite number of discontinuities on closed interval AB then a bounded function f having a finite number of discontinuities on closed interval AB is integrable तो भी वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। इसका मतलब मान लीजिए कोई फंक्शन सपोज करिए ये इंटरवल हमने ले लिया 2 3 ले लिया, जैसे 2 और 5 ले लिया इंटरवल, और इसके ऊपर कुछ भी एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं और 2 के बाद ये 3 है सपोज करिए और ये 4 है, और यहां से यहां तक कुछ हमने कॉन्टिन्यूअस डेफिनेशन ले ली ओपन इंटर ये क्लोज इंटरवल 2 3 पे, फिर 3 पे कुछ और वैल्यू ले ली और फिर यहां से यहां तक कुछ वैल्यू ले ली, तो क्या वो फंक्शन 3 और 4 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, बाउंडेड है, यहाँ पे दिख रही है, और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, यानी 3 पे डिसकंटिन्यूटी और 4 पे डिसकंटिन्यूटी है, तो भी फंक्शन का रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में आपको रीमान इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रल 2 to 5 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 to 3, फिर 3 to 4 एंड 4 to 5, और उस इन टुकड़ों पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप रीमान इंटीग्रल इसका निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आर यू एबल टू हियर मी? यस। चलिए, इसी तरह से एक और रिजल्ट है कि अगर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बहुत सारी हो तो क्या होगा। सो इनका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इसको स्टेट कर रहे हैं। यू कैन सी इट्स प्रूफ फ्रॉम द बुक which I mentioned you theorem. A bounded function f is integrable on closed interval AB if the set of its point of discontinuity has only a finite number of limit points। इसका क्या मतलब है, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है आपके बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से जो सेट बन रहा है उस सेट का लिमिट पॉइंट्स जो है वो फाइनाइटली मेनी है, तो भी फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा।
शर्त इतनी है कि फंक्शन को बाउंडेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सपोज करिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ फ्रॉम इंटरवल -1 1 टू आर। और ये फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x if x is not equal to 1 by n, such that this n belongs to natural number n, and its value is 0 otherwise. तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन अगर आप कोशिश करिएगा प्लॉट करने की, देन व्हाट विल हैपन इज दैट, सो इट इज फ्रॉम -1 to 1, इट इज फ्रॉम -1 to 1, और इसकी वैल्यू जो है x के बराबर आ रही है। और कहां पे डेविएट कर रहा है ये, जैसे 1/2 पे इसकी वैल्यू देखेंगे, 1 पे वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी, n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 पे वैल्यू 0 आएगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए n कहाँ वेरी कर रहा है, n नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहा है, तो 1/2 पे अगर वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी। और बीच में वैल्यू क्या है, x, बीच में वैल्यू इसकी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और फिर अगर हम 1/3 पे देखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, 1/4 पे वैल्यू 0 आएगी, एंड सो ऑन। जहां पे भी 1/सम नेचुरल नंबर आएगा उस पॉइंट पे वैल्यू इसकी 0 आएगी, और जहां पे वो इसके बराबर नहीं है उस पे वैल्यू x आएगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो भी 1/n टाइप के पॉइंट्स हैं वो क्या है, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू डिफर कर जा रही है। लेकिन क्या है कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी का सेट ऑफ पॉइंट क्या हो गया, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। इस सेट ऑफ पॉइंट्स की जो लिमिट पॉइंट का सेट है उसका एक ही लिमिट पॉइंट है, अगर इस सेट का लिमिट पॉइंट हम निकालेंगे तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, 0 आएगा। तो लिमिट पॉइंट का सेट क्या है, फाइनाइट है। तो अगर जब भी फंक्शन की बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी है लेकिन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो फाइनाइट आ जाए, तो भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा बाय अबव थ्योरम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? A bounded function f is integrable on closed interval ab if the set of its point of discontinuity has only a finite number of limit points. जो set of points of discontinuity है उसका जो है finite number of limit point है। Is it okay? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कुछ सफिशिएंट कंडीशन नोन है कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। ये जो रिजल्ट हमने स्टेट किया है ये आपको एससी मलिक की बुक में मिल जाएगा, एससी मलिक की बुक में मिल जाएगा, एससी मलिक एंड अरोरा, एस अरोरा। इस बुक में ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा और इसका प्रूफ आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग स्टेट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। Let us come to fundamental theorem of integral calculus.
सो एक्चुअली मुझे कहना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और उसमें एक पहली थ्योरम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। सो स्टेटमेंट ये है कि इफ ए फंक्शन एफ इज बाउंडेड, इफ अ फंक्शन f is bounded and integrable on closed interval ab, then the function f defined as f of x is equal to integral a to x ft dt where x is a number in between a and b is continuous on closed interval ab। यानी एक f फंक्शन दिया है बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसकी मदद से हमने कैपिटल f फंक्शन बनाया f ऑफ x इज इंटीग्रल a टू x ft dt। ये फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एंड if f is continuous at a point C of AB, then at C, and the derivative is given by f dash C is equal to f at C। तो हमने क्या किया, हमने अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया है जो बाउंडेड और इंटीग्रेबल है तो उसकी मदद से दूसरा फंक्शन कैपिटल एफ बनाया। वो फंक्शन कैसा है कैपिटल एफ? वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी चीज कि अगर एफ किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन एफ जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और उसका जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो फंक्शन जो पुराना फंक्शन हमारा था उसकी वैल्यू के बराबर आएगी। उस एफ सी विल बी एफ ऑफ सी। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? सर यस, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए, एफ हमारे पास, स्मॉल एफ हमारे पास कोई बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इसकी मदद से हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं कैपिटल एफ। कैपिटल एफ कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, जहां पे एक्स क्या है, स्मॉल एक्स वेरी कर रहा है ए से डी के बीच में। तो पहली चीज हमने क्या क्लेम की इस थ्योरम में कि ये जो फंक्शन कैपिटल एफ है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट तो करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है बाउंडेड और इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो कैपिटल एफ हमने फंक्शन बनाया वो कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन एफ किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और वो डेरिवेटिव की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी। सो दो चीज इसमें प्रूव करने की है कि एफ जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, और अगर स्मॉल एफ
कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, तो पहली चीज जो हम लोग करेंगे, स्टेप 1, क्या प्रूफ करना है हमको? एफ इज कॉन्टिन्यूअस। एफ को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे? सिंस एफ इज बाउंडेड on closed interval AB, so there exists k greater than 0 such that, बाउंडेड का मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू सम फिक्स्ड रियल नंबर होगा, उसको हम लोग k कह रहे हैं, फॉर ऑल x इन क्लोज्ड इंटरवल ए। सो ये हो गई बाउंडेड की डेफिनेशन। तो बाउंडेड दिया हुआ है, अब हमको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। तो कोई दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी के बीच में, टेक a लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू b। तो हमने दो पॉइंट चूज किया, x1 एंड x2 इन बिटवीन a एंड b। हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ f ऑफ x1, x2 की वैल्यू क्या है? a टू x2 बाय डेफिनेशन ऑफ f a टू x2 ft dt माइनस इंटीग्रल a टू x1 ft dt। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल, जो रीमान इंटीग्रल है उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि a से x2 में इंटीग्रल जो है उसको हम लोग, क्योंकि x1 इससे छोटा है, इसको हम लोग दो, तो ऐसी स्थिति 2x1 वाला इंटीग्रल कट जाएगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? देखिए इसको हम लोग दो हिस्से में बांट के लिख सकते हैं रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, a टू x1 ft dt प्लस इंटीग्रल x1 टू x2 ft dt minus integral a to x1 ft dt. So you can write it like this, and if you will write it like this, then these two will cancel out and you have integral x1 to x2 mod ft dt. लेकिन रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि अगर पूरा मॉड लेते हैं या फंक्शन पे मॉड लेते हैं तो वो बड़ा आएगा, फंक्शन के ऊपर मॉड लिया हुआ बड़ा आएगा, मॉड ऑफ ft dt। लेकिन हमको पता है मॉड ऑफ ft dt क्या होता है, मॉड ऑफ ft क्या है? लेस देन इक्वल टू k है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2 k टाइम्स dt। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन का रीमान इंटीग्रल हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन का रीमान इंटीग्रल क्या होता है? k टाइम्स x2 माइनस x1। ये भी हम लोग किए हैं पहले। सो इसका मतलब मॉड ऑफ f ऑफ x2 माइनस x1, f ऑफ x1, इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू k टाइम्स x2 माइनस x1 से। ये इस इनइक्वालिटी से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। कैसे? गिवन एप्सिलॉन greater than 0, choose डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई के। अब देखो यहाँ पे डेल्टा जो है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, सो ये फंक्शन एक्चुअल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। देन फॉर मॉड ऑफ x2 minus x1 less than epsilon by k implies mod of f x2 minus f x1, जो कि लोग पहले से एस्टिमेट करके रखे हैं, लेस देन इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ x2 माइनस x1,
और मॉड ऑफ x2 माइनस x1 क्या लिया हमने, एप्सिलॉन बाई के से छोटा लिया है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन बाई के विच इज इक्वल टू k। सो क्या हमने लिखा दिया, ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से छोटी आ गई। तो क्या इसका मतलब हुआ, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन AB। तो ये हो गया स्टेप 1। तो पहला चीज दिखाना था f कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा चीज ये दिखाना है कि स्मॉल f किसी पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कैपिटल F का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी। सो लेट अस कम टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में हमको क्या दिखाना है, अगर f कॉन्टिन्यूअस हम किसी पॉइंट पे ले रहे हैं तो f डैश c, अगर c पॉइंट पे ले रहे हैं तो f डैश c एग्जिस्ट करेगा। चलिए तो पहले दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग। Since f is continuous at a point C in open interval AB, एक पॉइंट C पर ये कॉन्टिन्यूअस है। सो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं। सो गिवन एप्सिलॉन greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod of x minus c is less than delta, implies mod of fx minus fc is less than epsilon। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसका मतलब अगर आप समझेंगे तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जब भी x बिलोंग कर रहा है c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा के रेंज में, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि fx बिलोंग करेगा fc माइनस डेल्टा, fc माइनस एप्सिलॉन एंड fc प्लस एप्सिलॉन के रेंज में बिलोंग करेगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइन लिखी उसका सिंपली मतलब ये। अच्छा हमको दिखाना क्या है ये देखते हैं, टू शो और टू प्रूव। हमको ये दिखाना है कि f डैश c जो है, जिसका मतलब क्या होता है, लिमिट h is going towards 0, f of c plus h minus fc अपॉन h, इसकी जो वैल्यू है वो fc के बराबर आएगी, ये हमको दिखाना है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। इसको दिखाने का मतलब है ये लिमिट fc के बराबर आएगी, और लिमिट की डिफिनेशन में अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन लगाएंगे, सो गिवन एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन अगर हम को दिया है तो हमको दिखाना एक्चुअल में ये है कि टू शो फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एक्सिस्ट delta such that for all mod h less than delta implies mod of f of c plus h minus fc upon h minus fc is less than epsilon। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम h को छोटा करते जाएंगे, इस पूरे का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होगा। यानी कोई भी एप्सिलॉन नंबर दिया हो, इस डिफरेंस को हम एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं, यानी ये डिफरेंस जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। यानी
लिमिट h इज गोइंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h इज गोइंग टुवर्ड्स एफ सी। इसका मतलब ये हुआ। तो हमको सिंपली यही दिखाना है कि कोई एप्सिलॉन अगर ना हो तो हम एक ऐसा h बना सकते हैं, एक डेल्टा ऐसा मिलेगा, तो उससे छोटा अगर हम h लेंगे तो ये आइडेंटिटी होल्ड हो जाएगी। तो ये देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम इस नंबर को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, ये नंबर है किसके बराबर। सो मॉड ऑफ एफ प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच माइनस एफ सी इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो एफ सी की डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या होगी डिफिनीशन? इंटीग्रल ए टू सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ सी की डिफिनीशन इंटीग्रल ए टू सी एफ टी डी टी अपॉन एच माइनस एफ सी। ये क्या हुआ? कैपिटल एफ की डिफिनीशन थी। अब चलिए और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल ए प्लस दिस मीन सी टू सी प्लस एच, सी टू सी प्लस एच सी टू सी प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एच टाइम्स एफ सी upon h. We can write it like this. Do you agree at this point? Yes, sir. This is equal to mod of integral c to c plus h f t dt। अगर एफ सी को हम कांस्टेंट फंक्शन की तरह माने तो h को हम लोग लिख सकते हैं c टू c प्लस एच एफ सी डी टी। एफ सी क्या कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो c प्लस एच माइनस सी इंटू एफ सी आ जाएगा, यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एंड अपॉन एच वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ इंटीग्रल c टू c प्लस एच एफ टी माइनस एफ सी डी टी अपॉन एच। which is less than equal to, by the property of Riemann integral, integral c to c plus h mod of ft minus fc dt upon mod of h। ठीक है। अब देखो क्या है कि जो f की कॉन्टिन्यूटी है वो क्या बता रही है। f अगर c पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो हमने अभी लिखा एफ सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो हमने लिखा इसमें क्या कह रहा है कि अगर एफ सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, अगर हम एक्स सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में लेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा? एप्सिलॉन से कम होगा, यानी एफ एक्स माइनस एफ सी को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो इंटीग्रल के अंदर आ रहा है, हम एक्चुअल में इस एक्सप्रेशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं। यहाँ पे एफ टी माइनस एफ सी जो आ रहा है वो क्या है? अगर हम टी को सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा की रेंज में ले लें तो मॉड ऑफ
एफ टी माइनस एफ सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा एफ की कॉन्टिन्यूटी के कारण। अच्छा टी क्या है, टी जो है वो सी से लेकर सी प्लस एच के बीच में है, सी से लेकर सी प्लस एच के बीच में है टी। इसका मतलब हमको क्या लेना होगा, एच को, so for this epsilon, so let me write it here, so by continuity of f at c for given c is less than epsilon, so take, तो h को हमको कितना स्मॉल लेना है, टेक मॉड h टू बी लेस देन डेल्टा। मॉड h अगर डेल्टा से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज c प्लस h बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा, इस रेंज के अंदर रहेगा ये c प्लस h बिलोंग कर, वो c से लेकर c प्लस h के अंदर बिलोंग, मतलब क्या हो गया, t भी कहाँ बिलोंग कर गया, t भी इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर गया, c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा के अंदर चला गया, यानी ये एफ टी माइनस एफ सी क्या हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सो वन कैन बी रिटन एज, सो वन कैन बी रिटन एज रिटन एज, वन का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं एक बार फिर से, एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच माइनस एफ सी विच इज लेस देन इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा है मॉड ऑफ एफ टी माइनस एफ सी, इसकी जगह पे एप्सिलॉन रख देंगे, सो स्ट्रिक्टली लेस देन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स इंटीग्रल c टू c प्लस h dt अपॉन मॉड ऑफ h। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एप्सिलॉन h अपॉन मॉड ऑफ h, सो विच इज, विच यू कैन से दैट लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमने दिखा दिया कि ये नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा और डेल्टा हमको जो कॉन्टिन्यूटी से जो डेल्टा आ रहा था वही डेल्टा हमारा काम कर रहा है, सो हेंस लिमिट f of c plus h minus fc upon h is going towards fc, this limit is fc, h is going towards 0, and which is simply means f dash c exist, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू एफ सी के बराबर है, एंड दिस प्रूव्स दिस थ्योरम। सो दिस वाज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव। आप लोग का क्लास है 11 बजे से, do you have class at 11? Do you have class at 11? No, sir. तो हम आपको 2-3 मिनट और लेंगे,
और बस इसको हम यहाँ पे स्टेट कर देते हैं। अ फंक्शन f is called primitive प्रिमिटिव का दूसरा नाम है और एन एंटी डेरिवेटिव of a function small f on an open interval I if f dash x is equal to fx for all x in I। यानी कैपिटल एफ को हम प्रिमिटिव कब बोलेंगे? जब कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एफ एक्स के बराबर आए तो कैपिटल एफ को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल एफ। चलिए हम एक और थ्योरम स्टेट कर रहे हैं जिसको कहते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम of integral calculus. A function f is bounded and integrable on open interval AB and there exists a function f such that f dash x is equal to fx। क्या मतलब हुआ कि एक प्रिमिटिव उसका एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक फंक्शन f है बाउंडेड इंटीग्रेबल ऑन ओपन इंटरवल AB है और एक इसका एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल F फॉर ऑल x in this open interval AB। Then for each C and each x in AB fx minus fc is equal to integral c to x ft dt। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी? f माइनस कैपिटल F माइनस कैपिटल Fx minus capital FC। So a function f is bounded and integrable on open interval AB and there exists a function f such that this, so better यहाँ हम if लगा के लिखें, if a function f is bounded and integrable on open interval AB and there exists a function capital F such that f dash x is equal to fc for all x in AB, then for each c and each x in AB fx minus fc is equal to integral c to x ft dt। ठीक है? So this is the second fundamental theorem of integral calculus and we are not going to prove this theorem, I have just stated